Hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Rajendra Law Academy and let's start with today the Hindu newspaper analysis. सबसे पहली न्यूज़ जो हमें फ्रंट पेज पे दिख रही है वो ये है कि नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ये पेपर लीक हो गया था। राजस्थान के राजस्थान के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक गेस्ट पेपर जो है वो सर्कुलेट कर रहा था एंड ऑलमोस्ट 90% जो क्वेश्चंस उस गैस पेपर में थे वही जो है नीट के एग्जाम में आए थे। जिसके बाद इंक्वायरी हुई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि हमारी जो ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, नीट जैसे एग्जाम हो गए, जेडब्ल्यू एग्जाम, इनको करवाती है वो, और उन्होंने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया है और इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। स्टूडेंट्स ने 22 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने हार्ड वर्क किया था, इट इज़ रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर देम बिकॉज स्टूडेंट्स दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और कुछ लोग पैसों के लिए और कुछ मतलब बेईमानी करके जो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो है ये खेला जाता है। इवन कि स्टूडेंट्स ने अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम ये भी रख दिया है कि नेवर ट्रस्ट अगेन। इंडिया में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सो दिस न्यूज़ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हमें कोई फैक्चुअल चीज़ याद करनी है। हाँ, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ेगी। वो है कि हमें एनटीए के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि जो एनटीए है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर वो कौन सी बॉडी है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट मी फाइंड वेयर इज एनटीए। यस, सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। National Testing Agency is India's premier specialist testing body for conducting entrance examination for higher education institutes. National Testing Agency was established in 2017 by the Ministry of Education. Earlier, this ministry was called as Ministry of Human Resource Development. Now, the core issue is that NTA was designed to conduct a fair, scientific and error-free examination. But error का तो पता नहीं है। हाँ, corruption का मतलब जो है वो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि maybe there are some reasons. Some recent controversies have raised serious questions about the security, accountability, and public trust also. NEET undergraduate controversy became the main trigger for the reform, and because of the allegations of the paper leak. और बेसिकली 2024 के अंदर भी नीट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके अंदर कुछ बच्चों के लिए रीटेस्ट करवाया गया था क्योंकि उनका कुछ टाइम वेस्ट कर दिया था जब वो एग्जाम देने गए थे। तो ऑलमोस्ट 1600 स्टूडेंट्स का 2024 के अंदर भी नीट का एग्जाम जो है उसको उनका रीटेस्ट करवाया गया था बिकॉज ऑफ सम वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, राधा कृष्णन कमेटी भी अपॉइंट की गई थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन करी थी फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो लेट्स proceed ahead and let's understand नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये हमने पढ़ लिया। इट वाज क्रिएटेड सो दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक सीबीएसई could focus on education while specialized body could focus on testing। तो सीबीएसई जैसी बॉडीज जो हैं वो एजुकेशन पे फोकस कर सकें और एनटीए एक डेडिकेटेड बॉडी क्रिएट की गई थी जिसका काम ही ये था कि आपको एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। So therefore, it is not a statutory body because it is not created under any specific statute, rather it is a registered society। एंड एट द टॉप ऑफ इट एनटीए के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, एंड यूजुअली वो एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होते हैं विच इज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो उनकी डे टू डे फंक्शनिंग है वो जो है डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो डे टू डे फंक्शनिंग उनकी एनटीए की जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनटीए। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल जो है उनका नाम है अभिषेक सिंह। Abhishek Singh. Now, legal structure, we have seen that it is registered as a society. It is and chairperson is the eminent educationist and director general जो हैं जो अभिषेक सिंह हैं, जिन्होंने ये एग्जाम भी अभी बोला है कि हम इसको दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे। Then apart from that, leadership reforms. Recent recommendations suggest that director general should hold a high administrative rank of the level of additional secretary in the government। तो ये बोला गया कि डायरेक्टर जनरल एक हाई रैंक ऑफिशियल होना चाहिए। The reason being
दैट एनटीए हैंडल्स एग्जाम्स अफेक्टिंग लैक ऑफ स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर उसकी लीडरशिप जो है, डायरेक्टर जनरल जो है, उनके पास इनफ एक्सपर्टीज अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए ये रिकमेंडेशंस हैं कि उनके डायरेक्टर जनरल की जो रैंक है वो एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की होनी चाहिए। नाउ ये हमारे काम का नहीं है कि कितने वर्टिकल्स हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर या नहीं। कोर फंक्शनिंग एनटीए की आपको मैंने बताई दैट इट इज क्रिएटेड टू प्रोफेशनलाइज द एग्जामिनेशन सिस्टम। Its work is not only to print papers and conduct tests, it is expected to use scientific testing methods, secure technology and standardized administration. बेसिकली एनटीए आज भी जो है वो पुराने तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, ऑफलाइन मोड के अंदर प्रिंट करो पेपर और फिर उसके बाद बच्चे जो हैं एग्जाम हॉल में जाते हैं और फिर वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। जब एग्जाम प्रिंट होता है तो फिर इंडिया के अंदर 22 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली बच्चे जो ये पेपर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेपर जो हैं ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एग्जाम हॉल्स में पहुंचते हैं और उससे पहले वो प्रिंट किए जाते हैं, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एग्जाम जो है वो लीक हो सकता है। अब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए और हमें इसको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा सकते हैं हम इसे, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटली एनक्रिप्टेड होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू सजेशंस जो आज के न्यूज़पेपर में भी हमें ये देखने को मिलेंगे। एनटीए जो है वो कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है? जेडब्ल्यू का एग्जाम मेंस का, नीट अंडर ग्रेजुएट, सीयूईटी, सी यूजीसी नेट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इट बिल्ड्स लार्ज बैंक ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग मॉडर्न टेस्टिंग टेक्निक्स, research and development and exam infrastructure. Major exams conducted by NTA, this we have already seen. Current challenges and controversies. So NTA was designed to be professional and error-free, but recent controversies have created strong criticisms. NEET UG controversy became especially important because it involved allegation of paper leakage. So this is all about NTA. हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ, हमें ये देखना है कि कौन सी कमेटी इसकी रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है राधाकृष्णन कमेटी, वो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, जिन्होंने एनटीए को ओवरऑल करने की रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो लीडरशिप है डायरेक्टर जनरल की वो एक एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल की होनी चाहिए। देन उन्होंने बोला था कि यूपीएससी स्टाइल में जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए। यूपीएससी स्टाइल क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे बायोमेट्रिक्स, एआई एनालिटिक्स एंड सिक्योर डिजिटल पेपर सिस्टम। सिक्योर डिजिटल पेपर सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो एग्जाम लीकेज की जो प्रॉब्लम है इसको डील किया जा सकती है। अब यूपीएससी मॉडल का मतलब ये है कि जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वॉल्व होती है। डिस्ट्रिक्ट डीएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड जिसमें पुलिस, स्टेट मशीनरी हेल्प सिक्योर द सेंटर्स को सिक्योर किया जाता है, सुपरवाइज द मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसीज एंड एनहांस्ड रिगर। व्हेन लोकल अथॉरिटीज फील पार्ट ऑफ द सिस्टम तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। और राधाकृष्णन कमेटी ने डीजीएक्स एग्जाम सिस्टम को भी लागू करने के लिए बोला था। डीजीएक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि टेक्नोलॉजिकल जो है रिफॉर्म्स करने के लिए बोला गया था। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में कौन कौन से? बायोमेट्रिक्स जो है कैंडिडेट के लिए जाने चाहिए, ताकि प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है आके किसी मतलब एक नकली कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के बिहाफ पे ऊपर आके पेपर ना दे सके। देन आधार वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एआई एनालिटिक्स होनी चाहिए, सिक्योर डिजिटल फ्लो होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर कैन बी मूव्ड इन एनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट रिड्यूसेस लीक रिस्क ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज द मेन जो न्यूज जो थी ये नीट की हमने चेक करी। देन रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन एंड ट्रूस आफ्टर ट्रेडिंग अटैक्स। नाउ रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये तो काफी पुरानी, इसमें हमें कोई न्यूज एज सच हमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर दैट यू कैन सी दैट केरला के अंदर यू नो दैट कि यूडीएफ की गवर्नमेंट जो है, जिसमें कांग्रेस की मेजोरिटी जो है हमें देखने को मिली, बट वहां पर उनके पास एक चीफ मिनिस्ट्रल जो फेस है, सीएम कौन बनेगा उसके ऊपर डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। देयर इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन द थ्री पर्सन्स हु आर इन द रेस टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। सो उसमें साथी सन है एक और केसी वेणुगोपाल है। तो लेट्स सी कि ये जो है डिलेमा रिजॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। And next is that रिबेल AIADMK faction to back विजय इन तमिलनाडु। सो ये न्यूज़ आपको पता ही है कि तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस हुए और वहां पर एक न्यू पार्टी TVK, तमिलनागा वेत्री कजाजम, जिसके जो हेड हैं वो वहां के एक एक्टर सी विजय जोसेफ, और वो जीत गए हैं और उन्होंने एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करी है बिकॉज उनके पास मेजोरिटी नहीं आई थी। अब उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसको वोट्स मिली थी वो थी डीएमके, जिनके जो हेड हैं एमके स्टालिन, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु थे।
तो डीएमके पार्टी को सेकंड लार्जेस्ट जो है पार्टी जिनको सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन पे सीट्स मिली हैं वो डीएमके है। देन थर्ड पे एआईएडीएमके है, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कज़ागम। अब यहाँ पर जब ये असेंबली के अंदर इनके ऑलमोस्ट आई थिंक 47 एमएलए कुछ अराउंड इनके एमएलए हैं, तो जब ये असेंबली के अंदर ओथ लेने जाते हैं तो स्पीकर को ये एआईएडीएमके या कोई भी पार्टी अपना लेजिस्लेचर के अंदर अपना पार्टी लीडर बताती है कि स्टेट असेंबली के अंदर हमारी पार्टी का लीडर कौन होगा। तो यहाँ पर भी टसल चल रही है, यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं, एक पलानी स्वामी है इनके, ठीक है, एंड जो कि वो कह रहे हैं कि मैं एआईडीएमके का लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बनूंगा, ठीक है। एंड दूसरे जो हैं एक वेल्लू मनी है, वो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा लेजिस्लेचर पार्टी लीडर। तो एआईएडीएम के जो 47 ये कैंडिडेट्स हैं, ये 17 और 30 के बीच में डिवाइड हो गए हैं। 30 जो है वेल्लू मनी को सपोर्ट करें और 17 जो है पेद्दापदी पलानी स्वामी कोई उनका नेम है, उनको वो सपोर्ट करें। ये हमारे काम का नहीं। देन आपको मोदी जी ने अभी ये देखा था कि हम पूरे देश को उन्होंने बोला है कि आप पेट्रोल डीजल कम यूज करिए और फॉरेन टूर्स पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत कीजिए, फर्टिलाइजर्स का कम यूज करिए, ऑयल एडिबल ऑयल का कम यूज करिए। इसका रीजन ये था कि हम इंडिया जो है ये सारी चीजें इंपोर्ट करता है, और जब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके अंदर बहुत सारे यूज होते हैं, डॉलर्स यूज होते हैं हमारे। तो क्योंकि आपको पता है वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है, तो वहां पर हमें जो है सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रखी हैं, जिसकी वजह से तेल हमारी कंट्री के अंदर आ नहीं पा रहा है। तो जिसकी वजह से मोदी जी ने ये पूरे देशवासियों को ये अपील की है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो जिसके बाद आप आज के न्यूज़पेपर में दे सकते हैं कि मिनिस्टर जो हैं ऑयल जो हैं, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने बोला कि जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं ऑयल का प्राइस जो है बढ़ाने वाली है। तो आप जल्द ही पेट्रोल और डीजल के अंदर जो है आप देखेंगे कि उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर न्यूज़ ये है कि एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, इसको रिप्लेस करके अब एक नई स्कीम जो नया बिल आ गया है और नई स्कीम है वो है ठीक है, विकसित भारत वीबी ग्रामीण रूरल आजीविका मिशन, ठीक है जी, विकसित भारत जी राम जी बिल जो है ये नया बिल आ गया है और इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको जो है ट्रेड यूनियंस और ये सब जो है इनका प्रोटेस्ट कर रही हैं। ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसका प्रोटेस्ट कर रही है कि ये नया जो लॉ आया है एमजी नरेगा को हटा के, ये लॉ सही नहीं है। इसकी प्रोविजंस हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, वीजी राम जी की प्रोविजंस, इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेल इन्फ्लेशन में जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ऑब्वियसली देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता ही है कि ऑयल प्राइसेस एंड ये सब देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि अगर ऑयल बढ़ जाएगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एलपीजी जो है हमारी महंगी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि कमर्शियल एलपीजी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होती है उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 1500 रुपी जो है पर सिलेंडर का प्राइस बढ़ चुका है। तो आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर यहाँ पर जो है आपके जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। सिमिलरली क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ऑयल यूज होता है, तो जितनी भी सब्जी वगैरह है जो असेंशियल आइटम्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये इतनी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेकंड पेज के ऊपर एज सच नीट के ऊपर बात हो रही है कि एफआईआर करनी चाहिए जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सीबीआई को जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है एंड लेट्स सी सीबीआई क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन में लेके आती है। देन उसके बाद केरला सीएम का नेम जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रहा, दिस वी हैव सीन दैट, क्योंकि केरला के अंदर यूडीएफ की गवर्नमेंट जो है उनकी मेजोरिटी तो आ गई है, बट कांग्रेस जो है वो अभी भी सीएम फेस को डिसाइड नहीं कर पा रही है बिकॉज देयर इज अ टसल गोइंग बिटवीन द थ्री लीडर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट तेलंगाना के अंदर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर आप अगर आप जेल की यात्रा करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जेल के अंदर कैसा फील होता है, तो आप 24 आवर्स के लिए जेल की फील ले सकते हैं। 2000 रुपये दीजिए और 24 आवर्स के लिए जेल के अंदर रहिए, जेल का पानी पीजिए, जेल का खाना खाइए। अगर आपके पास छुट्टियों में टाइम है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। नाउ मूविंग अहेड, पेज नंबर 4 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस
शुड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। तो बेसिकली ये हुआ क्या कि जब आपको पता होगा पहलगाम अटैक हुआ था लास्ट ईयर 2025 मई के अंदर, तो उसके बाद हमारे जो हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, जिसमें हमने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की थी और जिसमें हमारे पाकिस्तान के साथ थोड़े टाइम के लिए वॉर भी लगी थी। तो ये न्यूज़ ये आ रही है कि क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना के फाइटर जेट्स यूज़ करता है। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि चाइना कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना जो है पाकिस्तान को टैक्टिकल सपोर्ट दे रहा था। अब यहाँ पर एक चाइनीज़ इंजीनियर का जो एक सीसीटीवी जो है, चाइना का जो ये नेशनल चैनल है, जैसे हमारा दूरदर्शन है, तो वैसे ही ये चाइना का सीसीटीवी जो है, ये चाइना का स्टेट ब्रॉडकास्टर है। तो यहाँ पर चाइनीज इंजीनियर ने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वो उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी की कहीं ना कहीं वो टैक्टिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल नेशन शुड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। कि भैया हम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि वहां पर टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं और टेररिज्म को वो प्रमोट करता है, उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था और चाइना को अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो किसका साथ दे रहा है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला कि ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के ऊपर वो नहीं आ सकते। उसका रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना जा रहे हैं और चाइना में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग भी है और इसीलिए इसी वजह से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए नहीं आ सकते। एंड इसके लिए अब हमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स जो है ये ग्रुप कब बना था, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अब जो ये अभी हम मई का न्यूज़पेपर पढ़े तो 14 और 15 मई को ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका और जितने ब्रिक्स के 11 मेंबर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आएंगे और डिस्कशन की जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। बट यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ब्रिक्स के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया में ये मीटिंग हुई और जिसके अंदर जब ये मीटिंग होती है ना तो इस मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस की जाती हैं, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे वेस्ट एशिया के अंदर वॉर चल रही है और यूएस और इसराइल और ईरान वॉर चल रही है और बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद इस मीटिंग के बाद यहाँ पर एक कंसेंसस स्टेटमेंट रिलीज की जाती है। कंसेंसस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी देश इसके मेंबर हैं ब्रिक्स के, वो अपना कंसेंसस बताते हैं कि वो इस वॉर को कंडेम कर रहे हैं, किस कंट्री को कंडेम कर रहे हैं। तो एक कंसेंसस स्टेटमेंट रिलीज होती है, उनका एक जॉइंट स्टैंड पता चलता है। बट जब ये डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले, तो इंडिया आपको पता है इस बार ब्रिक्स का चेयर है। ब्रिक्स के अंदर ही ब्रिक्स समिट इंडिया में होना है इस बार। लास्ट ईयर ब्राजील के अंदर हुआ था। तो जिस कंट्री के अंदर वो समिट होता है, जो होस्ट कंट्री होती है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंसेंसस स्टेटमेंट बना पाए, मतलब सारे देशों के अंदर वो कंसेंसस बन पाए और जिसकी वजह से वो कंसेंसस स्टेटमेंट रिलीज कर पाए। बट अगर कंसेंसस नहीं बनता है तो इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, कि वो उस देश के लिए एक ये बुरी बात हो जाती है कि क्योंकि वो होस्ट कंट्री जो है उसकी ये ट्राई रहना चाहिए कि हाँ सब देशों का कंसेंसस बनना चाहिए, जो कि नहीं बन पाया। अब उसका रीजन क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को बाकी सब देशों ने आइसोलेट किया, क्योंकि इंडिया ने जब ये कंसेंसस स्टेटमेंट देनी थी, इंडिया की कुछ डिमांड्स थी जिसको बाकी कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया। चलिए आइए पहले फटाफट से ब्रिक्स को देख लेते हैं। ब्रिक्स, लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रिक्स। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरगवर्नमेंटल का मतलब होता है कि बहुत सारे देशों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एंड मेड अप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं है इसमें, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो अभी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। इट्स मेन गोल इज टू इंक्रीज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मेंबर ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो जैसे G7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है, इनका मेन एम यही था कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हमारा भी बढ़ना चाहिए। द डीपर आइडिया बिहाइंड ब्रिक्स इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर मतलब पावर जो है कुछ ही देशों के बीच में, कुछ ही देशों के हाथ में कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर ग्लोबल पावर इज नॉट कंट्रोल्ड ओनली बाय वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। नाउ ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 11 देश हैं, ये 45% दुनिया की पॉपुलेशन इन 11 देशों में रहती है और 37% दुनिया की जीडीपी इन्हीं 11 देशों से जो है मिलकर बनाई बनती है। तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप।
आपको ये याद रखना है। ब्रिक्स जो है इसका आइडिया 2001 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद ये इसको एक्सपैंड किया गया। इंडिया 2026 के अंदर प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की इंडिया के पास है एंड देयरफॉर अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रिक्स का खुद का बनाया हुआ बैंक नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मोस्ट क्रिटिकल फैक्ट हमने पढ़ ही लिया कि ब्रिक्स रिप्रेजेंट अबाउट 45% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 37% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। नाउ मूविंग अहेड एंड अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रिक्स इंटरगवर्नमेंटल, ये हमने वी हैव सीन दैट। नाउ हिस्ट्री देख लेते हैं। आइडिया जो ये 2001 में कंसीव किया गया था और किस इकोनॉमिस्ट ने किया था, इस इकोनॉमिस्ट का नेम आप नोट डाउन कर लीजिए, जिम ऑ'नील। इसने ये टर्म क्वाइन की थी ब्रिक। पहले ये ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, पहले ये ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है। सो आपको याद रखना है कि किस इकोनॉमिस्ट ने ये एक्रोनिम दिया था। पहले इसके अंदर ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, यही कंट्रीज थे। देन उसके बाद द फोर कंट्रीज बिकेम फॉर्मल कोऑपरेशन इन 2006 एंड हेल्ड द फर्स्ट ऑफिशियल समिट इन रशिया इन 2009। तो आपको ये नोट डाउन करना है कि 2009 में ब्रिक का पहला समिट हुआ था। देन अब 2010 के अंदर जो साउथ अफ्रीका है उसको ऐड कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसका एक्रोनिम जो है ब्रिक्स बन गया। अब 2024 के बाद बहुत सारी कंट्रीज को इसके अंदर ऐड किया गया, जिसकी वजह से अब हम इसे ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। ब्रिक्स प्लस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी नई कंट्रीज इसके मेंबर बन चुकी हैं। नाउ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्रिक्स डज नॉट फंक्शन लाइक ए ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ परमानेंट हेडक्वार्टर। तो ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और ना ही एक फुल टाइम सेक्रेटारिएट है। और इसमें फिर ये वर्क कैसे करती है, ये शेरपा सिस्टम से वर्क करती है। शेरपा कौन होता है? ईच कंट्री जो है एक पर्सन को डेजिग्नेट करती है, जो कि एक शेरपा उसको डेजिग्नेट करती है, और उसका मेन पर्पस होता है कि जितनी भी समिट जहाँ जिस कंट्री में होने वाला है, उस शेरपा का ये मेन एम है कि जितनी मीटिंग्स है उनको ऑर्गेनाइज करवाए। शेरपास प्रिपेयर द ग्राउंड बिफोर द लीडर्स मीट एंड इसकी प्रेसिडेंसी जो है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। लीडरशिप ऑफ द ब्रिक्स रोटेट्स एवरी ईयर अमंग द मेंबर्स। वन कंट्री लीड्स द एजेंडा फॉर द ईयर। जैसे पिछले साल 2025 में ब्राजील के पास थी इसकी प्रेसिडेंसी, इस बार इंडिया के पास है। तो आपको याद रखना है 2025 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, वो ब्राजील के अंदर हुआ था, और 2026 का समिट जो है इंडिया में होने वाला है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है, दिस वी हैव सीन। एंड नाउ मूविंग अहेड, फॉर मेनी इयर्स ब्रिक्स रिमेन्ड 5 मेंबर ग्रुप, बट रिसेंटली इट हैज बिकम ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस के अंदर कौन कौन से मेंबर ऐड हो गए हैं, तो यू कैन सी दैट 2024 के अंदर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई को ऐड किया गया था। देन विच इज द लेटेस्ट मेंबर टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स? तो आपको आंसर टिक करके आना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट मेंबर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी कंट्रीज जो हैं इनका पार्ट है ना। द ग्रुपिंग बिकेम लार्जर, मोर डाइवर्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। एक नई कैटेगरी भी जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। मेंबर तो नहीं है बट पार्टनर कंट्रीज हैं, तो वो इसके समिट्स तो अटेंड कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बिकम द फुल मेंबर। ठीक है, वो पार्टनर कंट्रीज कौन सी है? मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, ये कंट्रीज जो हैं ये पार्टनर कंट्रीज हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द ब्रिक्स समिट इन 2026। दिस मेक्स इंडियाज रोल इंपॉर्टेंट इन सेटिंग द टोन, प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्रुपिंग। थीम इस बार की आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। थीम जो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो भाई अगर आपको विकास करना है तो आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट करनी है, ये नहीं कि आप एनवायरमेंट को हार्म करें। जैसे कि निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज़ में चल रहा है ना, निकोबार के अंदर पूरा का पूरा जो है एक फॉरेस्ट वाइप आउट करने वाले हैं वहां पर। बट इंडिया का पॉलिसीज जो है टेबल के ऊपर, या आप कह सकते हो कि आप फाइल्स के अंदर पॉलिसी तो यही है कि हमें एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट करनी है। देन in late 2025 ब्राजील हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी टू इंडिया थ्रू अ सिंबॉलिक गैवल। गैवल होता है जैसे एक जज के हैंड में वो होता है ना ऑर्डर ऑर्डर करने वाला, उसको गैवल बोलते हैं। तो जब भी एक कंट्री अपनी प्रेसिडेंसी दूसरी कंट्री को देती है तो वो गैवल उसको दूसरी कंट्री को देती है। वो गैवल जो है एक रिसाइकल्ड वुड से बनाया गया था, अमेजन फॉरेस्ट से बनाया गया था, अमेजन फॉरेस्ट की वुड से बनाया गया था, तो वो इंडिया को हैंड ओवर किया था ब्राजील ने। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर ले, और आप एक वो भी नोट डाउन कर लीजिए कि इंडिया का प्रेजेंट शेरपा कौन है। लेट मी चेक। हु इज द प्रेजेंट शेरपा? तो आप नेम नोट डाउन करिए, उनका नेम है सुधाकर दालेला। सुधाकर दालेला जो है वो प्रेजेंट शेरपा हैं हमारे, जो इस बार जो ब्रिक्स समिट होने वाला है इसके ये शेरपा इंडिया की तरफ से।
नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो ये बैंक ब्रिक्स कंट्रीज ने क्रिएट किया था 2015 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आप नोट डाउन कर लीजिए, शंघाई चाइना के अंदर है। एंड इसका मेन पर्पस यही है कि ये फंड्स इकट्ठे करता है और जिस कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये लोन इन और ये जो है फंड्स प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया गया था क्योंकि पहले जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो डोमिनेट करते थे। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। सो देयर फॉर ब्रिक्स कंट्रीज ने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया इसीलिए था ताकि एक बैलेंस्ड ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम क्रिएट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। देन लीडरशिप, इट इज करंटली लेड बाय डेल्मा रूसेफ। इनका नेम नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। तो हु इज द प्रेजेंट करंट हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? डेल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील की फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। देन एनडीपी कैपिटल मेंबरशिप एंड लोकल करेंसीज। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये बैंक जब स्टार्ट हुआ था इसके अंदर $100 बिलियन की ऑथराइज कैपिटल थी। सबसे ज्यादा चाइना ने ये कैपिटल के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन की थी। एंड द 5 फाउंडिंग मेंबर्स each initially held equal voting rights, shares of 20%. And open membership, country does not need to be a BRIC member to join the NDP। तो ये आपको याद रखना है कि एनडीपी का अगर किसी कंट्री ने मेंबर बनना है तो उसके लिए उसको ब्रिक्स का मेंबर होना जरूरी नहीं है। रीसेंट मेंबर आप नोट डाउन कर लीजिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स बने हैं, नोट डाउन करिए, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। देन चैलेंजेस बिफोर ब्रिक्स। तो चैलेंजेस ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ जो है आपके साथ नोट डाउन कर ली जाए, शेयर कर दी जाएगी। देन इसमें आप क्विक रिवीजन टेबल भी लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक कि ब्रिक्स की मीटिंग फेल क्यों हो गई न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक कंसेंसस स्टेटमेंट रिलीज होनी चाहिए, तो वो क्यों होगी? तो क्रिटिकल फैक्ट है, नो ज्वाइंट स्टेटमेंट वाज इशूड, ओनली अ चेयर समरी वाज रिलीज्ड। चेयर समरी मतलब जो भी कंट्री चेयर होता है, प्रेसिडेंट है इस बार का, वो अपनी एक समरी रिलीज कर देता है कि हमने इसके ऊपर डिस्कशन करी थी बट कंसेंसस नहीं बन पाया। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज ना होना एक फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि जब सबमिट भी होगा वहां पर भी अगर डिफरेंसेस होंगे देशों के बीच में तो वहां पर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाएगी। तो सेंट्रल क्रक्स इस पूरे मुद्दे का ये है कि 11 कंट्रीज जो हैं अभी फिलहाल मेंबर्स हैं जो ब्रिक्स की, तो इनकी न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी जिन्होंने जिन्होंने जिनके अंदर ये डिस्कशन चल रही थी इसराइल पैलेस्टीन वॉर के ऊपर, वेस्ट एशिया के अंदर जो वॉर चल रही है। एंड द मीटिंग फेल्ड टू प्रोड्यूस अ जॉइंट स्टेटमेंट, ओनली अ चेयर समरी वाज रिलीज्ड। इंडिया अटेम्प्ट टू, अब इंडिया ने ये क्यों कंसेंसस स्टेटमेंट नहीं आ पाई? क्योंकि इंडिया जो है कंसेंसस स्टेटमेंट को वीक करने कह रहा है कि अटेम्प्ट टू वीक इंडिया ने किया था। बेसिकली इंडिया चाहता था कि इसराइल को कंडेम ना किया जाए, क्योंकि इसराइल के साथ हाल ही में हमारे रिलेशन बहुत इंप्रूव हुए हैं। मोदी जी भी वहां जाके आए थे और इसराइल ने इंडिया को काफी सपोर्ट भी की थी बाय प्रोवाइडिंग द वेपन सिस्टम। सो देयरफॉर इंडिया डज नॉट वांट कि कंसेंसस स्टेटमेंट में इसराइल का नेम एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए और इसराइल को कंडेम किया जाए बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन इसराइल हैज डन इन द पैलेस्टीन। कितने लोग मर गए, कितने बच्चे मर गए, कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई। अभी भी फ्लोटिला जो कितनी बोट्स जा रही थी ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गाजा में, तो वहां पर इजरायली आर्मी ने उनको डिटेन कर लिया। ह्यूमैनिटेरियन एड देना भी क्राइम है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो है बेसिकली यहाँ पर लिखा है इंडिया होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026, सो द फेलियर ऑफ द मेजर मीटिंग रिफ्लेक्ट्स, मेजर मीटिंग के अंदर अंदर फेलियर होगा तो इट रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली ऑन इंडियाज लीडरशिप। फिर इससे ये पता चलता है कि इंडिया की लीडरशिप जो है वो अच्छे से इंडिया ने अपनी लीडरशिप रोल नहीं निभाया। अब आप देख सकते हैं कि अप्रैल 23-24 को डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है 11 कंट्रीज के इनकी मीटिंग हुई। एजेंडा के अंदर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन क्राइसिस, इसराइल पैलेस्टीनियन वॉर को डिस्कस किया जा रहा था। एंड इसके अंदर द मीटिंग एंडेड विदाउट अ जॉइंट स्टेटमेंट, ओनली चेयर समरी वाज रिलीज्ड। नाउ लेट्स कम टू द रीजन व्हाई कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं रिलीज हो पाई। रीजन इज कि इस 11 मेंबर्स के ग्रुप में ब्रिक्स प्लस के अंदर दो कंट्रीज हैं जो आपस में कट्टर दुश्मन है, आर्क राइवल। एक ईरान और दूसरी तरफ यूएई। वैसे यूएई और ईरान का ऐसा इतना दुश्मनी नहीं थी, बट क्योंकि इस वॉर के अंदर आपने देखा है कि ईरान जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सबके ऊपर अटैक कर रहा है। रीजन बीइंग कि वो कहता है कि जो यूएई और ये कुवैत और ये सऊदी अरेबिया हैं, ये यूएस के यहाँ पर एयर बेस हैं और ये यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम, ईरान ये कहता है कि हम इन कंट्रीज के ऊपर अटैक हम इनसे बदला लेने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएसए का एयर बेस है और ये यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो क्योंकि ब्रिक्स के अंदर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट है, ईरान और यूएई, तो उन दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया। ईरान इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स इजराइल, तो ईरान और इजराइल की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर जो हेजिमनी है, दादागिरी, सिर्फ ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो इजराइल को डर है कि हाँ ये मुझे टक्कर दे सकती है। तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, जिसकी वजह से इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स पहले ही कर दी यूएस के साथ मिलकर। प्री एम्प्टिव होता है कि कोई इंसान कुछ करे उससे पहले ही उसके ऊपर हमला कर दो। तो इन्होंने पहले उसके ऊपर हमला कर दिया, और जिसकी वजह से ईरान और इजराइल तो आपस में बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हैं। और हमास, आपको पता ही है, गाजा के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हेजोबुल्ला लेबनान के अंदर है। ये सारे ईरान के एलाइज हैं। हमास और हेजोबुल्ला ईरान के एलाइज हैं, ईरान इनको सपोर्ट करता है। यूएई ऑन द अदर हैंड वो यूएसए का फ्रेंड है। यूएसए के साथ मिलकर उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे 2020 के अंदर, जिसमें यूएसए ने ये बोला था कि आप इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लो। क्योंकि देखिए यूएई में जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ईरान के अंदर यूएई में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इसराइल के अंदर ज्यू पॉपुलेशन है। अब ज्यू लोग और पैलेस्टीन, जो इसने अटैक किया पैलेस्टीन के ऊपर, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रहते हैं वहां पर। तो क्योंकि अरब मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम्स के लिए कुछ तो सिंपति होती ही है, मुस्लिम्स की मुस्लिम्स के लिए सिंपति होती है। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज कि भाई यूएई जो है मुस्लिम कंट्री होते हुए भी अब इजराइल पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तब भी अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यूएस। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन हुए थे, और जिसमें यूएई ने अपने रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए थे। उन्होंने बोला हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। सो अब क्योंकि यूएई और ईरान दोनों ही ब्रिक्स के अंदर मेंबर है, और देयर पोजीशंस, अब ईरान जो है इजराइल को कंडेम करना चाहता है और यूएई इजराइल को कंडेम नहीं करना चाहता। तो फिर कंसेंसस कहाँ से बनेगा? दोनों ऑपोजिट स्टैंड है दोनों का। तो एक रीजन तो ये रहा। ईरान की लाइन क्या है? ईरान वांटेड स्ट्रॉन्ग क्लियर कंडेमनेशन ऑफ इजराइल, यूएई नॉर्मलाइज द डिप्लोमेटिक रिलेशन थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स। सो देयरफॉर यूएई चाहता था कि इजराइल को कंडेम ना किया जाए। देन दूसरा रिलेशन था कि इंडिया भी चाहता है कि इंडियाज पोजीशन। अब बात यह है कि 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया के अंदर, जिसको काजान समिट बोलते हैं, और 2025 के अंदर जो ब्राजील के अंदर समिट हुआ था, वहां पर इसराइल को कंडेम किया गया था। डायरेक्ट लैंग्वेज पैलेस्टीन के ऊपर दी गई थी, और इंडिया ने उसको सपोर्ट भी किया था। वहां पर कंसेंसस स्टेटमेंट भी आई थी कि हाँ इसराइल जो है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब पैलेस्टीनियंस की अपनी कंट्री होनी चाहिए और ज्यूज की अपनी होनी चाहिए। तो टू स्टेट फॉर्मूला को इंडिया भी पहले सपोर्ट करता था, बट अब इंडिया टू स्टेट फॉर्मूला को, मुझे लगता है कि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक स्टैंड जो है हम कह सकते हैं कि वो बदल लिया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 2024 के ब्रिक्स समिट के अंदर, 2025 के ब्रिक्स समिट के अंदर इंडिया ने इन चीजों को सपोर्ट किया था। इसराइल के अगेंस्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म को सपोर्ट किया था, तभी तो कंसेंसस बना था। नाउ इंडिया जो है और अब चाहता है कि आप इसराइल को आप, बट एट द न्यू दिल्ली मीटिंग इंडिया ट्राई टू मेक द पैलेस्टीन लैंग्वेज वीकर। इंडिया चाहता था कि इसराइल का नेम डायरेक्टली उसके अंदर ना आए, जिसकी वजह से बाकी सारे ब्रिक्स कंट्रीज जो 10 मेंबर्स हैं, बाकी यूएई को छोड़ के, बेसिकली आप कह सकते हैं कि 9 मेंबर्स कह सकते हैं, तो वो उन्होंने इंडिया का अपोज किया कि नो, हम वीक लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम इसराइल का नेम डायरेक्टली मेंशन करेंगे। सो इंडिया के 3 डिमांड्स थे कि एक तो क्रिटिसिज्म इसराइल का, मतलब आप सॉफ्ट करिए। इंडिया वांटेड क्रिटिसिज्म ऑफ बॉम्बार्डमेंट, कि हाँ बम जो फेंके जा रहे हैं उसका क्रिटिसिज्म इंडिया करता है, बट इंडिया इसराइल का नेम नहीं यूज देना चाहता। इंडिया कहता है कि उसकी जगह ऑक्युपाइंग पावर नाम यूज कर लिया जाए। ऑक्युपाइंग पावर इंटरनेशनल लॉ का ये प्रिंसिपल होता है कि अगर आप देश का नेम एग्जैक्टली नहीं लिखते हैं, ऑक्युपाइंग पावर लिख देते हैं, तो एक एम्बिगियस टर्म है, ठीक है, आप स्पष्ट रूप पे किसी देश के अगेंस्ट आप क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, आप एक एम्बिगियस टर्म यूज कर रहे हैं, अस्पष्ट टर्म है, एम्बिगियस है, ऑक्युपाइंग पावर। तो इंडिया चाहता था कि इसराइल का नाम ना यूज करके ऑक्युपाइंग पावर वर्ड जो है वो नाम जो है वो यूज किया जाए। तो इसलिए कंसेंसस नहीं बन पाया। बाकी देशों ने बोला कि नहीं, पहले समिट्स के अंदर भी इसराइल को डायरेक्टली हमने कंडेम किया, इस बार भी हम करेंगे, बट इंडिया ने इस चीज के अगेंस्ट जो है वो बात रखी, जिसकी वजह से कंसेंसस नहीं बन पाया। इंडिया हिस्टोरिकल स्टैंड आप देख सकते हैं कि इंडिया पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था। इवन आप नोट डाउन कर लीजिए कि इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री जिन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन को और पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया गया था। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पैलेस्टीनियन लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है। इंडिया सपोर्टेड द टू स्टेट सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से पहले ब्रिक्स मीटिंग जो है वो फेल हो गई थी, और अब आप देख सकते हैं कि पहले तो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, अब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। 14 और 15 नवंबर को ये होने जा रही है, और जिसके अंदर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना में
वहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो शेड्यूल है वो पहले से ही ऑक्युपाइड है। नाउ आई हैव डिस्कस्ड दिस न्यूज़ विद यू। इसमें यही इशू था कि चाइना फॉरेन मिनिस्टर, ये हमारा हो गया। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, राहुल रिकॉर्ड्स डाइसेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो सीबीआई डायरेक्टर को लेकर राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने अपनी डाइसेंट रिकॉर्ड करी है। उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है अपनी डेसेंट इस पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। डेसेंट बेसिकली क्या है, पहले आप देख लीजिए कि सीबीआई क्या है और सीबीआई का डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है। पहले आप इसको समझे, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है ना, क्योंकि लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सीट्स मिली है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के जो लीडर हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब बात यह है कि अब जो है नए सीबीआई डायरेक्टर आने वाले हैं, उनको चूज किया जाएगा। अब उसके अंदर कमेटी बनती है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा। जिसके अंदर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने नेम प्रपोज किया है सीबीआई, जो नए सीबीआई का नाम वो प्रपोज कर रहे हैं, मैं अपनी डिसेंट देता हूं, मैं उस कैंडिडेट को अप्रूवल नहीं देता, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेजोरिटी से जो है ये डिसाइड हो जाएगा। तो लेट्स सी, आई विल शो यू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यू कैन सी दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीधा हम यहाँ पर आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी। ये हमारे इंडिया की सर्वोच्चम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये हाई प्रोफाइल केसेस, करप्शन केसेस को डील करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड, सीरियस क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करती है, नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन। इट इज यूजली कॉल्ड इन व्हेन एन ऑर्डिनरी लोकल इन्वेस्टिगेशन मे नॉट बी इनफ। तो आपने देखा नीट के अंदर सीबीआई को जो है जांच सौंप दी गई है, इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है, क्योंकि लोकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब ट्रस्ट ना हो तो सीबीआई को दे दिया जाता है। पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस को जो कहीं भी इंडिया के अंदर हुए हैं वो दे दिया जाता है सीबीआई को। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर जो मैंने ये पीपीटी आपकी बनाई है, तो यहाँ पर बताया कि सीबीआई पहले कब बनी थी, 1941 में बनी थी। पहले इसको सीबीआई नहीं बोलते थे, पहले इसको स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोलते थे। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप सेंट्रल क्रक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल इशू इज दैट सीबीआई इज वेरी पावरफुल इन प्रैक्टिस बट इट इज नॉट क्रिएटेड अंडर एनी, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वही अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नाउ मूविंग अहेड, सीबीआई 1963 के अंदर ऑफिशियली फॉर्म की गई थी और इसके डायरेक्टर की मिनिमम टेन्योर जो है, फिक्स टेन्योर, वो 2 इयर्स होती है। जो भी इसका डायरेक्टर बनाया जाएगा, अभी प्रेजेंट जो है वो परवीन सूद है, आईपीएस ऑफिसर होता है, तो इसको बनाया जाता है परवीन सूद को। परवीन मतलब बेसिकली आईपीएस ऑफिसर है, इनकी टेन्योर खत्म हो रही है तो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। मैक्सिमम जो इनकी टेन्योर वो 5 इयर्स तक जा सकती है, तो मिनिमम तो 2 साल है, 2 साल से कम तो हो ही नहीं सकती। और गवर्नमेंट चाहे तो एक एक साल करके इसको बढ़ा सकती है। तो 1 साल बढ़ा दी, फिर 1 साल बढ़ा दी, फिर 1 साल बढ़ा दी, टोटल 5 साल के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये आप देख लीजिए कि 1941 में ये बनाई गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बॉडी बनाई थी जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। इन बेसिकली इसका मेन काम था कि ब्राइबरी और करप्शन जैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गई, तो उसके बाद गवर्नमेंट फेल्ट दैट अ परमानेंट बॉडी वाज नीडेड टू चेक करप्शन। तो दिस लेड टू द दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यही आपको ना यूपीएससी के अंदर भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आया था कि सीबीआई जो है किस लॉ के अंदर अपनी पावर डिराइव करती है। तो आपको याद रखना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद पहले इसका नाम सीबीआई नहीं था, पहले इसका नाम स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ही था, बट एक्ट बनाया गया, ठीक है, 1946 के अंदर। इस एक्ट का आपको नेम याद रखना है। 1963 के अंदर आपको याद रखना है कि संथानम कमेटी बनाई गई ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। सीबीआई वाज फॉर्मली क्रिएटेड थ्रू अ रेजोल्यूशन। देन एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है सीबीआई का जन्म हुआ। संथानम कमेटी का नेम आपको याद रखना है। देन सीबीआई वाज लेटर, पहले रेजोल्यूशन से बनाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती थी पहले। अब जो है सीबीआई जो है इट इज प्लेस्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। ठीक है जी, आपको ये डेट्स याद रखनी है, ये एक्ट याद रखना है कि सीबीआई अपनी पावर यहाँ से डिराइव करती है। Very common mistake is to call CBI statutory body. CBI is not a statutory body. Statutory body समझते हैं आप कि एक पर्टिकुलर लॉ पार्लियामेंट ने बनाया और उस लॉ के अंदर उसका जो है क्रिएशन हुई है, ऐसा नहीं है। सीबीआई का किसी लॉ के अंदर क्रिएशन नहीं हुई है। ये लॉ जो बना था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके अंदर सीबीआई की बात नहीं लिखी कि सीबीआई एक बॉडी बनाई जाएगी। इसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है उसकी पावर्स क्या क्या है। तो
आप कह सकते हैं कि सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सीबीआई वाज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. its legal power to investigate comes from Delhi Special Police Establishment Act 1946, and therefore the agency exists through a government resolution. Now moving ahead, creation, we have seen that it was created by resolution in 1963. देन इन्वेस्टिगेशन पावर इसकी डीपीए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आती है. इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं जो आप न्यूज में चल रहा है. सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं नॉर्मली वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं. एंड ये क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैंडल करती है सीबीआई, तो इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर होना चाहिए क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं. तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है जो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, आप नोट डाउन करिए. प्राइम मिनिस्टर जो है इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो पीएम होता है नंबर वन. नंबर टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो राहुल गांधी जो प्रेजेंटली हैं, और या फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, तो ठीक है जी. देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. अगर सीजीआई नहीं है तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर सकते हैं. तो ये 3 मेंबर कमेटी जो है डिसाइड करती है कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा, ताकि इसमें गवर्नमेंट की मेजोरिटी ना हो. गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी रखेगी तो गवर्नमेंट अपना बंदा वहां पर अपॉइंट करेगी, और क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस ये हैंडल करते, तो ये बॉडी जो है सीबीआई, ये अनबायस्ड होकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी. तो इसके हेड जो होने चाहिए वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि एक इम्पार्शियल और फियरलेस इन्वेस्टिगेशन कर पाए. तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ गए, और एक न्यूट्रल पर्सन जो है सीजेई. इनका फिक्स टेन्योर 2 इयर्स का हमने देख लिया. 2 इयर्स का टेन्योर फिक्स क्यों किया गया, ताकि प्रिवेंट सडन ट्रांसफर ड्यूरिंग सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन. सपोज करो कोई सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहां से अगर इनका फिक्स टेन्योर अगर नहीं होगा, तो ये फिर इम्पार्शियल होकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते. इनको पता है कि मुझे कभी भी हटा दिया जाएगा. तो इसलिए इनकी टेन्योर फिक्स कर दी गई, ताकि अगर किसी नेता के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अगर वो सीबीआई हेड बहुत है, ऑनेस्ट है, तो फिर उसको ट्रांसफर करने का डर है ना, तो इसलिए ये 2 साल की टेन्योर फिक्स करी गई है. देन रूल ये भी है कि इनकी टेन्योर एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, वो हमने देख लिया. अब पॉइंट ये है कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा था, तो न्यूज़ में ये इसीलिए चल रहा था क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोदी जी से बोला कि जो नए डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो, आप उनका डेटा, उनका बैकग्राउंड डेटा मुझे दीजिए, ताकि मैं स्टडी कर पाऊँ कि उन्होंने कौन कौन सी पोजीशंस पे काम किया है, उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका इंटेग्रिटी ऑनेस्टी रिकॉर्ड हम चेक कर सके. तो गवर्नमेंट ने उनको ये डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ एक फिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज है. फ्यूटाइल समय तो व्यर्थ है. सिर्फ आपने मुझे इसका मेंबर बना रखा है कमेटी के अंदर, बट आप मेरे को डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा चाहिए आप वो डेटा ही नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अपनी डिसेंट एक्सप्रेस करता हूँ, मेरे को जो आप नया हेड बना रहे हो डायरेक्टर सीबीआई का, आई डू नॉट सपोर्ट दैट पर्सन. तो यही न्यूज़ है, आपको ये याद रखना है कि फिक्स टेन्योर और ये सब. देन टाइप्स ऑफ केसेस, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से टाइप के केसेस सीबीआई हैंडल करती है. तो एंटी करप्शन के क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, इन सबको हैंडल करती है सीबीआई. देन आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइम्स कौन से होते हैं, एंटी करप्शन, ये आप खुद पढ़ सकते हैं. ये आपको याद रखना है कि इंटरपोल, इंटरपोल समझते हैं, इंटरनेशनल पुलिस, सारे देशों की एक इंटरपोल होती है. कोई बंदा यहाँ से क्राइम करके दूसरे देश में भाग गया, तो इंटरपोल के साथ कनेक्ट किया जाता है कि आपके देश में. इंटरपोल तो पूरे देशों के एक बॉडी है ना, सारे देशों की एक बॉडी है, हर एक कंट्री की कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की मेंबर है. जैसे इंडिया में इंटरपोल के अंदर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सीबीआई. आपको याद रखना है, सीबीआई इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल इन इंडिया. तो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस इशू करती है ना. तो अगर कोई इंडिया से क्राइम करके भाग गया, तो सीबीआई इंटरपोल को कनेक्ट करेगी, इंटरपोल को बोलेगी कि ऐसा ऐसा एक बंदा है, वो आपकी कंट्री में, मतलब आपकी नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री में आया है, और वहां पर आप ये रेड कॉर्नर नोटिस या येलो कॉर्नर नोटिस, हर एक नोटिस का पर्पस अलग होता है, वो किसी दिन हम इंटरपोल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे. तो वहां पर आपको याद रखना है कि हु इज द नोडल एजेंसी फॉर टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया. देन जुरिस्डिक्शन अगर हम देख लें तो इंटरपोल की, सॉरी नॉट इंटरपोल, सीबीआई की. वो सीबीआई देखो एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है. हमने देखा कि पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है. इसका मेन काम है कि भाई हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना. बट क्या, जैसे किसी स्टेट के अंदर क्राइम हो गया, जैसे रेप हो गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, आरजी कार हॉस्पिटल रेप जो हुआ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या सीबीआई कर सकती है? अगर तो देखो स्टेट्स के अंदर क्राइम हो रहा है तो स्टेट पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. सीबीआई वहां पर इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? 2 तरीके से कर सकती है. या तो वो स्टेट गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट करे और परमिशन दे दे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की. अब कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस है, मान लो कि
कोई ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, जैसे पंजाब लगा लो, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी का कोई लीडर है, कोई मंत्री है, उसके ऊपर कोई करप्शन का केस, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस आ गया। अब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को क्यों ही परमिशन देगी? स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो सीबीआई हमारे मिनिस्टर को ऑब्वियसली वो कहेंगे छोड़ेंगे नहीं उसको। फिर स्टेट गवर्नमेंट वहां पर सीबीआई को रिक्वेस्ट कभी भी परमिशन नहीं देगी कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए। तो सीबीआई के पास जुरिडिक्शन कैसे आती है? आप ये समझिए कि अगर तो यूटी में क्राइम हुआ, यूटी तो आपको पता है कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो यूटी यूटी में जब क्राइम होता है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट्स के अंदर क्राइम होता है तो वहां पर आपको देखना है कि सीबीआई को कंसेंट लेनी पड़ती है स्टेट की। सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहता है कि पहले स्टेट से कंसेंट लो। अगर स्टेट ने कंसेंट दे दी तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे, अदरवाइज आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो तरह की कंसेंट होती है, एक होती है जर्नल कंसेंट। जर्नल मतलब किसी स्टेट ने जर्नल कंसेंट दे रखी है कि सीबीआई जब मर्जी आके किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, हमने जर्नल कंसेंट दे दी है। अब कुछ होती है स्पेसिफिक कंसेंट, स्पेशल कंसेंट। स्पेशल मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर केस हुआ, अब उस स्टेट ने जनरल कंसेंट तो नहीं दे रखी थी, बट हाँ स्पेशल कंसेंट जब उनसे मांगी गई तो उन्होंने दे दी। तो जैसे बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, तो ये स्पेशल कंसेंट है। कुछ स्टेट्स जो है जनरल कंसेंट, जैसे अब मान लो कि सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर देख लो, आप राजस्थान के अंदर देख लो, तो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने जनरल कंसेंट दे रखी है, क्योंकि उनको पता है सेंट्रल में भी बीजेपी है, यहाँ पर भी बीजेपी है, तो अपने जो मंत्रियों के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, हाई प्रोफाइल केसेस में वो कर सकते हैं। बट जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स होती हैं वो कभी भी जनरल कंसेंट नहीं देती हैं, वो स्पेशल कंसेंट देती हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, हमारे मंत्री के ऊपर कोई केस की बात नहीं है, तो वो दे देती हैं। बट आप देखोगे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि स्टेट ने कंसेंट ना दी हो, फिर भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर देती है स्टेट्स के अंदर, तो वो पावर हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट चाहे, अगर हाई कोर्ट के अंदर ये रिट फाइल हो गई या एप्लीकेशन फाइल हो गई कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, और हाई कोर्ट को लगता है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, वहां की पुलिस इम्पार्शियल जांच नहीं कर सकती, तो वहां पर फिर हाई कोर्ट जो है सीबीआई को जांच सौंप सकता है, इवन की स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट दे या ना दे। तो ये जनरल कंसेंट मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंकेट कंसेंट होती है। स्पेसिफिक कंसेंट मैंने आपको बता दिया। देन कोर्ट ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट दे या ना दे। अगर कोर्ट को लगता है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, जस्टिस नहीं हो सकता, तो वो सीबीआई को जांच सौंप देते हैं। देन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस में आप ये नोट डाउन कर लीजिए, विनीत नारायण का केस आया, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई सीबीआई को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाना है, तो सीबीआई के डायरेक्टर की मिनिमम टेन्योर 2 साल होनी चाहिए। तो आपको ये नोट डाउन करना है, विनीत नारायण केस। देन सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर, तो उन्होंने बोला कि भाई वेदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीबीआई इंक्वायरी, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती? क्या उनके लिए पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीनियर ऑफिसर्स डू नॉट गेट एनी वीआईपी पास, उनके ऊपर भी अगर कोई केस है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। देन कॉमन केस कॉज केस आया, जिसमें यहाँ पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, कोर्ट ने बोला कि वो फेयर होनी चाहिए। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व हाई लेवल कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट फेयर होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट के, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर होते और लॉ मिनिस्टर होते और लीडर ऑफ अपोजिशन होता, तो दोनों तो गवर्नमेंट के मेंबर है ना, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, सॉरी लॉ मिनिस्टर, तो उनकी चलनी है, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन उसके एग्री करे या ना करे। देन उसके बाद हाँ, एक केस आया था काजी नंदुप दोरजी केस। इसमें मान लो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने पहले सीबीआई को कंसेंट दे दी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लो, क्या वो मिडल ऑफ द केस में कंसेंट विड्रॉ कर सकती है? तो कोर्ट ने बोला नहीं। इफ द कंसेंट वाज वैलिडली गिवन, लेटर विड्रॉल डज नॉट स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस चलती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सीबीआई, जो मैंने आपको बताना था। अब आप इसमें चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म ये आपको देख सकते हैं, और यहाँ पर ये आपको एक समरी टेबल है, आप इसको देख सकते हैं कि सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, 1963 में बनाई गई थी, संथानम कमेटी बनाई गई थी, कौन अपॉइंट करता है, मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स। तो ये चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो आपको पीडीएफ्स हैं, ये पीडीएफ्स आपके साथ राजेंद्र लॉ अकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी यूट्यूब जो इसका डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, सीबीआई की न्यूज़ हो गई। देन ये आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ये हमने नहीं करना है। देन एनटीए को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये हमने देख लिया कि एनटीए एरर फ्री एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बनाई गई थी, बट एनटीए हैज़ फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। देन मिसाइल डील इन फोकस, तो वियतनाम वाली न्यूज़ जो है ये चल रही है जी, वियतनाम।
अब वियतनाम क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। वियतनाम के साथ हमारी क्या डील चल रही है। तो सेंट्रल क्रक्स ये है कि वियतनाम के प्रेसिडेंट जो है टू लैम, वो उन्होंने अभी इंडिया में विजिट किया था मई 5 और 7 को। और ड्यूरिंग द विजिट इंडिया एंड वियतनाम ने डिसाइड किया कि वो अपनी पार्टनरशिप को एलिवेट करेंगे कहाँ तक, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपको याद रखना है कि इंडिया और वियतनाम ने अपनी अपनी पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया है, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले गए हैं। और इसका क्या मतलब होता है, लेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें दैट वियतनाम और इंडिया की जो ये अभी मीटिंग चल रही है, डिफेंस कॉपरेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल पिलर ऑफ इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप। हमारी डिफेंस कॉपरेशन बहुत तगड़ी है वियतनाम के साथ। इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड, पहले इंडिया सिर्फ वियतनाम के जो सोल्जर थे उनको सिर्फ ट्रेनिंग देता था। अब इंडिया जो है वियतनाम को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। तो हम मिसाइलें वगैरह बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ये सोचिए कि इंडिया काफी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जैसे इजराइल से, यूएस से। बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बट कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम बेचते हैं। तो हमने उसमें से एक कंट्री वियतनाम है जिसके साथ हमने डिफेंस कोऑपरेशन अभी साइन करी है और अपनी जो पार्टनरशिप को एलिवेट भी किया है। अभी मैंने आपको बताया ना, एनहांस कॉपरेसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एनहांस मतलब इंक्रीज कर ली है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिफरेंट ट्रेड और आपकी सिक्योरिटी, डिफेंस और आपके हेल्थ, हर किसी सेक्टर के अंदर हम इंडिया और वियतनाम की कोऑपरेशन की जाएगी। और स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजिक एरियाज में, स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब डिफेंस, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, इन एरियाज में भी हम अपनी पार्टनरशिप इनके साथ बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी। सो अब इसमें ये कह क्या रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, कहा यह जा रहा है कि मिसाइल डील, हम वियतनाम को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहाँ जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो अभी हमने देखा था कि वियतनाम के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रखे हैं, उनका नेम क्या है, 5 और 5 to 7 मई में आए थे, टू लैम इनका नेम है। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो वियतनाम जा रहे हैं। और ये हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है उनको ब्रह्मो मिसाइल, ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस का नेम अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लिए, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र, BRAH ब्रह्मपुत्र, MOS मतलब मॉस्को रिवर। मॉस्को रिवर रशिया में है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है हमारे इंडिया में। तो दो रिवर से मिलकर ये नेम बनाया गया है। ये एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज मिसाइल ऐसे ऊपर जाके नीचे नहीं आती, क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्टरी ऐसे चलती है सीधा। ये हमने बनाई है इंडिया और रशिया ने मिलकर। अब इंडिया ये मिसाइल वियतनाम को बेचेगा। क्यों बेचेगा, क्योंकि वियतनाम साउथ चाइना सी के एरिया में वो कंट्री लोकेटेड है। और साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है हर जगह के ऊपर कब्जा कर रहा है, हर जगह के ऊपर कब्जा कर रहा है चाइना। साउथ चाइना सी के ऊपर मैं आपको कभी फिर किसी दिन बताऊंगा कि वहां पर स्पार्टली आइलैंड्स हैं, वहां पर पारासल आइलैंड्स हैं, वहां पर चाइना, सॉरी, चाइना वहां पर हर एक आइलैंड के ऊपर चाइना कब्जा कर रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर बोथ द नेशंस आर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट चाइना। वियतनाम फेसेस चाइनीज असर्टिवनेस, चाइना दादागिरी करता है साउथ चाइना सी के अंदर, वो कहता है कि ये आइलैंड मेरा है, भले ही वो वियतनाम की कोस्टल लाइन से बिल्कुल पास में है। जैसे सपोज करो कि ये वियतनाम है, और वियतनाम के पास बिल्कुल कोस्ट के पास ये आइलैंड है, तो ये वियतनाम की कोस्ट के पास है तो वियतनाम का राइट होना चाहिए इसके ऊपर। बट चाइना असर्ट करता है कि ये आइलैंड मेरे हैं, जितने भी हैं सारे आइलैंड्स मेरे हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर। वाइल इंडिया फेसेस एट इट्स हिमालयन बॉर्डर में भी हमारा चाइना के साथ जो है कंफ्लिक्ट चलता ही रहता है। आपको पता ही है कि वो गलवान क्लैश हुआ था जिसमें हमारे काफी सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो अब देखने की बात है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो वियतनाम जा रहे हैं। अभी वियतनाम के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, तो डिफेंस कॉपरेशन होने वाली है, ब्रह्मोस मिसाइल हम उनको बेचने वाले हैं। इन 2023 इंडिया ट्रांसफर्ड INS किरपान इंडियन नेवी शिप, ये हमने वियतनाम को दी, पहले शिप दी, फिर हमने वियतनाम को उधार दिया। क्रेडिट लाइंस का मतलब होता है उधार दिया, लोन दिया, ताकि वियतनाम हमसे डिफेंस इक्विपमेंट बाय कर सके। उधार दिया इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं लेंगे वापस, पैसे तो लेंगे बट काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिए। नाउ ब्रह्मोस सप्लाई फेसेस 3 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल। तो ब्रह्मोस जो है, अब हम थर्ड कंट्री वियतनाम को ये बेचने जा रहे हैं। ब्रह्मोस जो है एक ज्वाइंट इंडिया रशिया का प्रोजेक्ट है। तो दिस इज अ मेन पॉइंट। इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक रिलेशन हमारे कैसे हैं, करंटली हमारा वियतनाम के साथ जो
इकोनॉमिक रिलेशन है, $16 बिलियन का ट्रेड होता है हमारा। ये 2030 तक हम $25 बिलियन तक लेके जाने का टारगेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम करेंगे। और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में हम वियतनाम के साथ ट्रेड करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ये बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, स्मार्टफोन्स में, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, मिसाइल्स में यूज होते हैं। तो आज के टाइम पे चाइना का कब्जा है जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो लेट्स सी कि वियतनाम के साथ हमारे ये एग्रीमेंट साइन होंगे, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। नाउ रीजनल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, तो ये हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द फर्दर न्यूज़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है एक नया ब्लॉक लेवल पे मॉनसून फोरकास्ट लेके आया है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, पहले उनका नेम नोट डाउन कर लीजिए। वो इज द हेड ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उनका नेम है, आप नोट डाउन करिए, उनका नेम है मृत्युंजय मोहापात्रा। मृत्युंजय मृत्युंजय मोहापात्रा। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली ये वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है कि बारिश आने वाली है, ठीक है, बाढ़ आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, तो ये फ्लड्स आने वाले हैं। तो ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ये फोरकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग, कि वेदर कैसा रहेगा, बारिश कैसे रहेगी, ये सब। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी तक जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये फोरकास्टिंग करता था स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो स्टेट में कितनी बारिश होगी इस बार मानसून में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताएगा। बट ना, ब्लॉक लेवल पे, एरिया लेवल पे, जैसे मान लो आप मॉडल टाउन में रहते हो, तो मॉडल टाउन में कितनी बारिश होगी, इतने छोटे एरिया पे ये फोरकास्टिंग नहीं कर सकता था। अब आईएमडी ने नया जो है ये लॉन्च करा है, इसमें ब्लॉक लेवल तक का फोरकास्ट आने वाला है जी। तो डिस्ट्रिक्ट्स देखो, पूरी कंट्री डिवाइड होती है स्टेट्स में, स्टेट्स डिवाइड होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड होते हैं ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं फर्दर विलेजेस, एंड ये सब जो है आगे एरियाज में डिवाइड होते हैं। तो ब्लॉक लेवल तक का जो जी फोरकास्ट जो है आईएमडी अब हमें देने वाला है। द रीजन बीइंग, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग हमारे डिपेंड करते हैं। इंडियन फार्मिंग जो है, जब फार्मर्स हमारे हैं, वो साउथ वेस्ट मानसून जो आने वाला है, ठीक है, जून के 28 29 जून को हमारा मानसून आता है केरला के थ्रू। साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे से आता है साउथ, तो ये साउथ इंडियन ओशन से, साउथ से आता है, तो पहले केरला में आता है, फिर साउथ वेस्ट बोलते हैं क्योंकि ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो केरला, आप देखेंगे कर्नाटका, फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, फिर यहाँ से क्योंकि हिमालयाज हैं, तो हिमालय से टकराता है तो इधर को हो जाता है। तो लास्ट में पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये मानसून आता है। तो क्योंकि ये ब्लॉक लेवल फोरकास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी अग्रेनियन इकोनॉमी है, हमारे जो किसान हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर 70 to 90% जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही आती है, जो कि जून और सितंबर के अंदर साउथ वेस्ट मानसून आता है। अब इसकी बात करते हैं जी, ये आईएमडी कब बनी थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? ये 1875 में बनी थी। देखिए बहुत पुरानी है, और इसके 150 साल भी अभी हाल ही में पूरे हुए हैं, ठीक है जी। 150 ईयर्स इसके हाल ही में पूरे हुए हैं। इसके 151st फाउंडेशन भी डे मनाया गया 15 जनवरी 2026 को। एंड हेडक्वार्टर इसके नॉर्मली शिफ्ट होते रहे, पहले ये सबसे पहले शिमला में था, फिर पूना में हो गया, पुणे जो आज को हम पुणे बोलते हैं, देन अब न्यू दिल्ली में है इसका। देन आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारे लिए इतना काम करिए, बट ये आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मत बोल देना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है। इसके हेड जो है डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, मृत्युंजय मोहपात्रा है। एंड अब आप देखते हैं कि इसके 6 रीजनल सेंटर भी हैं, ये हमारे काम का नहीं है कि 6 रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ है। आगे देखिए, तो आईएमडी जो है, अगर हम देखें कि फोरकास्टिंग प्रॉब्लम, अंटिल रिसेंटली आईएमडी कुड ओनली फोरकास्ट मॉनसून अराइवल एट अ स्टेट लेवल और एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जैसे मुंबई में कब आने वाला है तो स्टेट लेवल हो गया, दिल्ली में कब आने वाला है तो ये स्टेट लेवल हो गया। बट ये फार्मर के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि फार्मर ने अपनी फसल उगानी है, तो फार्मर उसी टाइम पे फसल उगाए जब उसको पता है कि इतनी तारीख को यहाँ बारिश होगी, तो भाई फसल अच्छी होनी चाहिए, तो क्रॉप फेलियर ना हो। तो जिसकी वजह से कोई हमें सिंगल डिस्ट्रिक्ट मानसून बिहेवियर हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट में बारिश तो होती है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब फोरकास्ट कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इक्वल बारिश होगी। देयर इज अ स्पेशल टेम्पोरल वेरिएशंस आल्सो। टेम्पोरल मतलब टाइम, कि डिस्ट्रिक्ट के इस हिस्से में बारिश कब हुई, दूसरे हिस्से में अलग टाइम पे हो गई। स्पेशल मतलब इस हिस्से पे हो गई, दूसरे हिस्से पे नहीं हुई। तो स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन क्लाइमेट चेंज के कारण भी बढ़ गई हैं।
क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखेंगे कि जो साउथ वेस्ट मानसून बारिश होती थी हमारे इंडिया में जून से लेकर सितंबर में, आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में ज्यादा बारिश होती है और एकदम ज्यादा हो जाती है। एक ही दिन में आप देखेंगे कि सड़कें भर जाती हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। जहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर बारिश होनी चाहिए थी, रोज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए थी, एक ही दिन में सारी बारिश हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज का असर है। देन स्पेशल वेरिएशन देखेंगे कि जहां पर पूर्ण डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर एक जगह में स्पेस, हर एक स्पेस पे बारिश होती थी, अब क्या है कि एक ही जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, एक ही जगह पे बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। तो अब एक किसान ने जब अपनी फसल बीजनी है, तो उसके पास अगर ब्लॉक लेवल तक का डेटा आएगा, तो उसको अब क्या है कि उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे अपनी फसल कब जो है इसकी सोइंग करनी है। तो व्हाट इज ब्लॉक, ये मैंने आपको बता दिया, फॉरकास्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिया। अब आप एक चीज याद रखिए कि ये जो फॉरकास्ट लेवल जो ये करने वाले हैं, हमारे साइंस मिनिस्टर का नेम नोट डाउन कर लीजिए, जितेंद्र सिंह है। अभी ये 15 स्टेट्स और एक यूटी में लागू होगा, तो पूरे इंडिया में लागू नहीं होने वाला, अभी 15 स्टेट्स में लागू होने वाला है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग जो वो है हमारे स्टेशंस, वो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप देखिए कि एक चीज आप नोट डाउन करिए कि इस बार ये वेदर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार आईएमडी ने बोला कि इंडिया में मानसून कम आएगा, बारिश कम आएगी। उसका मेन रीजन है एल नीनो। एल नीनो इफेक्ट क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे सॉरी, तुम नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो मॉडल है, न्यू फोरकास्टिंग मॉडल, ये किसने डेवलप किया है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन्होंने ये डेवलप किया है। एंड लिमिटेशन क्या है कि पूरे देश में क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज हमारे पास अभी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है। हम 15 स्टेट्स में है, तो 15 स्टेट में लागू किया जा रहा है, तो ये पायलट मॉडल है। देन एल नीनो क्या है, मैंने बोला था कि इस बार एल नीनो आने वाला है, बारिश इस बार कम होगी। So, the new system was launched in 2024, a year ahead, when both IMD and global models predicted below normal rainfall because of El Nino. This makes 2020, ये 2024 नहीं होना चाहिए, 2026 होना चाहिए। 2026 के अंदर El Nino आने वाला है। What is El Nino? El Nino is a climate phenomena जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने की वजह से हवा में जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। जब हवा में मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो जो मॉनसून विंड्स आएंगी इंडिया में, तो उसके अंदर पानी कम होगा। जब पानी कम होगा, तो मॉनसून रेन कम हो जाएगी। तो एल नीनो की वजह से मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसका ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन गर्म होने की वजह से। पर जरूरी नहीं कि एल नीनो आए तो इंडिया में रेनफॉल कम ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक एक फिनोमिना जिसको बोलते हैं आईओडी, इंडियन ओशियन डायपोल, अगर ये पॉजिटिव निकला, तो फिर ये एल नीनो को सेट ऑफ कर देगा। इंडियन ओशियन डायपोल एक क्लाइमेट फिनोमिना है, अगर ये पॉजिटिव निकला, हाँ, तो ये एल नीनो के इफेक्ट को सेट ऑफ कर देगा, तो इंडिया में नॉर्मल नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है। अब आप देखिए कि इस जो नया ये लेके आ रही है गवर्नमेंट, ये उत्तर प्रदेश के अंदर 1 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे फोरकास्ट करेगा, 1 किलोमीटर के एरिया में भी बता देगा कि कितनी बारिश होने वाली है, कितनी नहीं होने वाली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूज। हाँ, ये हमारे काम का नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये हमारे पास एडिटोरियल है, ये हमारे काम का नहीं है। एआईएडीएम के मैंने आपको बता दिया कि कुछ एमएलए कह रहे हैं कि हम वैल्यू मनी को सपोर्ट करते हैं, वही हमारा असेंबली के अंदर लीडर होगा। कुछ एमएलए 47 है उनके पास एमएलए, तो 13 तो कह रहे हैं कि हम अदापदी पलानी स्वामी उनका नेम है कुछ, और वैल्यू मनी जो है कुछ कह रहे हैं कि 30 कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये हमारे लीडर होने चाहिए। लेट्स सी कि ये उसी के ऊपर एडिटोरियल है, ये आप पढ़ सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो लेटेस्ट जो है ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि डेटा जस्टिस, तो ये हम सीधा ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि हमारा जल्दी से काम खत्म हो जाए। इंडिया जुडिशरी गोज डिजिटल, वन केस वन डेटा एंड सुसहायक एआई चैटबॉट। तो अब क्या हो गया जी, हमारे इंडिया में सपोज करो कि एक ए और बी के बीच में कोई केस चला। अब सबसे पहले लोअर जुडिशरी में जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा।
लोअर कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा केस, मान लो कि ए जीत गया, ए जीत गया तो बी अपील करेगा, बी अपील करेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सपोज करो ए के फेवर में फैसला आ गया, तो फिर अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में सपोज करो फिर ए के फेवर में फैसला आ गया, तो अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब क्या होता था, इंडिया में कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, ये जो पुराने लोअर एक ही केस है, वन केस, बट ये जो डेटा है किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक केस का पूरा डेटा ट्रैक कर लो कि लोअर कोर्ट की क्या फैसला था, लोअर कोर्ट ने क्या एविडेंस लिए थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या लिए थे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लोअर कोर्ट्स के अलग अलग डेटा सिस्टम है, हाई कोर्ट के अलग हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती थी कि भाई डिले होता था, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वन केस वन डेटा जो है ये लागू कर दिया। ठीक है, इंडियन जुडिशरी इज ट्राइंग टू रिड्यूस डिलेज एंड पुअर कोऑर्डिनेशन थ्रू टू डिजिटल इनिशिएटिव, वन केस वन डेटा एंड सुसहायक। सुसहायक बेसिकली एक एआई चैटबॉट है। जब आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको एक सुसहायक एआई चैटबॉट मिलेगा, उसको आप बोलेंगे बोलेंगे कि मेरे केस का स्टेटस क्या है, आप अपने केस का नेम बताएंगे तो वो आपको सारी डिटेल बता देगा, तो एआई की तरह काम करेगा। तो सुसहायक आपको ये याद रखना है। द मेन इशू इज वेदर डिजिटल सिस्टम कैन मेक कोर्ट इजियर टू एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर पुअर लिटिगेंट्स। अब पुअर लिटिगेंट्स उसको बेचारे को अपना केस का नहीं पता, तो वो एआई चैटबॉट यूज कर ले आजकल। देन वन केस वन डेटा aims to create one connected digital record for each case. It moves through different courts. Then SuSahay can help user find case status, cause list, order, judgments, e-service, ये सब आपको easily मिल जाएगा। Then Chief Justice of India Suryakant announced two new digital initiatives, one case, one data, and SuSahay. Why judiciary need digitization? India has crores of pending cases across district courts, subordinate courts, high court, Supreme Court. Poor record keeping and lack of coordination are major reason behind long delays. A case may move from a district court to high court, then Supreme Court, but each court maintains separate records. The absence of one common place to track the full, एक कोई common place नहीं है ताकि full journey of the case track की जाए, उसके डॉक्यूमेंट सारे देखे जाएं। तो बेसिकली वन केस वन डेटा इज अ यूनिफाइड जुडिशियल डेटा प्लेटफॉर्म, one connected digital system for data related to a case, regardless of the court where it is pending. It seeks to create a unified digital trail. It can link court records with litigation actions. ये सब जो है इसके फायदे हैं। Then it can provide more accurate judicial statistics about scattered records. Why one case one data matters? तो मैटर तो यही है कि भाई आप जल्दी से जल्दी कोर्ट डिले कम कम हो जाएगा। महसूस है गया चैटबॉट है। अब ये आप नोट डाउन करिए कि ऐसी बात नहीं है कि ये जुडिशरी ने पहली बार एआई का यूज करा है। एआई का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जुडिशरी करती है, उसके लिए जुडिशरी ओपन है। बट आप अगर आप केस लॉज रिसर्च और ड्राफ्टिंग के लिए यूज करेंगे, उसके लिए जुडिशरी बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that the Supreme Court has used AI tools. Earlier also Supreme Court has used, one is SUVAS and one is SUPACE. SUVAS basically helps translate judgments into regional languages and SUPACE helps judges by processing facts and legal precedents. तो फैक्ट्स को मतलब प्रोसेस करना या लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं, पुरानी जजमेंट्स अगर कोई है उसके ऊपर, तो SUPACE जो है जजेस की हेल्प करते हैं। SUVAS जो है रीजनल जजमेंट, जो लैंग्वेज में जजमेंट उनको ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द मेन इनिशिएटिव। अब बाकी आप ये एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी इजीली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। अगर आप पढ़ेंगे पढ़िए, इन द लेटेस्ट स्टेप इन लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट टू डिजिटाइज द जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अनाउंस टू इनिशिएटिव फ्रॉम द बेंच कॉल्ड वन केस वन डेटा, यूनिफाइड जुडिशियल डेटा प्लेटफॉर्म सुसहायक। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये वाटर क्राइसिस है। वाटर क्राइसिस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिया वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस ये है कि इंडिया के अंदर क्या है बेसिकली, इंडिया के वाटर इसके अंदर मेन चीज आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर 400 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफॉल होती है। ठीक है, जिसमें से रेनफॉल होती है जिसमें से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो हम सेव करते हैं या यूजेबल है, और बाकी सारा जो पानी जो है हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते, पानी जो है हमारा रेन वाटर की बात करते हैं। सो हमारे अंदर रेनफॉल की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर वाटर कलेक्शन को लेकर इसको प्रॉब्लम है। हमारे पास पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स नहीं है, टैंक्स, रिजर्वॉयर्स ये नहीं है, और मोर ओवर अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज की वजह से सम एरियाज रिसीव टू मच रेन व्हाइल अदर रिसीव लेस रेन। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में वाटर स्ट्रेस है।
अगर आप इसकी डेटा देखेंगे तो डेटा इज वेरी अलार्मिंग। तो यहाँ पर डेटा पॉइंट्स है कि 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर रेनफॉल तो होती है, इंडिया रिसीव अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रेन, बट ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ रेनफॉल बिकम्स अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। इंडिया के अंदर नियरली 20% पॉपुलेशन रहती है पूरे दुनिया की, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट इंडिया के पास सिर्फ 4% वाटर रिजर्व है बस। तो हम रेनफॉल को तो कंजर्व नहीं कर रहे, हार्वेस्ट नहीं कर रहे। रेनफॉल आती है, आप देखते हो ना, आपके घरों के ऊपर रेन गिरती है, तो वो जो वाटर आउटलेट्स होते हैं उसके थ्रू पानी बाहर चला जाता है, ठीक है, सीवरेज के अंदर चला जाता है, सड़कों पे चला जाता है। अब सड़कों पे भी तो आप देखेंगे कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो गई है। पहले जो है नेचुरल एरिया होता था, कंक्रीट नहीं होता था, सॉइल के अंदर वाटर परकोलेट करता था, नेचुरल एक्वीफायर्स जो नीचे धरती के नीचे पानी इकट्ठा होता है जहाँ, वहां चला जाता था, परकोलेट होता था। क्योंकि कंक्रीटाइजेशन इतनी हो गई है कि पानी परकोलेट भी नहीं होता, तो जिसकी वजह से वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा नीचे, हम ग्राउंड वाटर यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि बिलो 1700 क्यूबिक मीटर। अब इंडिया के पास पहले अगर हम देखेंगे तो पहले इंडिया का पर पर्सन पर कैपिटा वाटर जो है लेवल काफी ज्यादा इंडिया के एक पर्सन यूज कर सकता था, बट अब इंडिया के पास वाटर स्कार्सिटी है, 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन मिलता है, तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्ट्रेस। ठीक है, हाँ। इंडिया के अंदर 1400 क्यूबिक मीटर पर पर्सन है, तो 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन अगर वाटर अवेलेबल है, तो इट मींस दैट कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्ट्रेस। फॉलोइंग पर्सन अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल पर पर्सन। जब इंडिया आजाद हुआ था तो 5000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर पर्सन मिलता था, ठीक है। टुडे दिस नंबर हैज फॉलन टू 1400 क्यूबिक पर मीटर पर पर्सन। द मेन रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। द टोटल वाटर हैज नॉट ग्रोन इन, तो वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस हो रहा है। ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि लेक, रिवर, रिजर्वायर्स, हमने, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर नदियों का क्या हाल है। सारी नदियों के अंदर गंद, कूड़ा करकट फैलना, फेंकना। हमने एक धार्मिक उसको आड़ देके हम नदियों की पूजा करते हैं, बट उनको हम बर्बाद करते हैं। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थ्रोइंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स इनटू द रिवर। जो आप नदियों में ये चीजें गिराते हो, तो कुछ चीज जो आज के लोगों के अंदर सिविक सेंस जीरो है, धर्म के साथ उसको जोड़ रखा है, पता नहीं क्यों। तो बाहर के देशों के अंदर उसको माता तो नहीं मानते, बट फिर भी उसको साफ रखते हैं, बट इंडिया में यू नो दैट कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो क्योंकि नदियां और ये सारी चीजें गंदी हो चुकी, तो हम ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो, जो चीज इंसान के पहुंच में है ना, इंसान उसको बर्बाद कर देगा। ग्राउंड वाटर धरती के नीचे है, तो उस पर हमारा इतना जोर नहीं चलता, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है, धरती बची हुई है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द ग्राउंड वाटर पम्प्ड ग्लोबली। 25% पानी पूरी दुनिया में से इंडिया पंप कर लेता है बाहर। मतलब पूरी दुनिया में अगर 75% हो रहा है, तो 25% इंडिया निकाल रहा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से इरिगेशन, खेती करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, अभी इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि वो हो रही है, एथेनॉल की बात हो रही है, एथेनॉल प्रोडक्शन करनी है, एथेनॉल प्रोडक्शन करनी है। तो एथेनॉल प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर, एक एक लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है। एथेनॉल समझते हैं आप, कि शुगर केन, गन्ने की फसल उगाई, कमाद उगाया, और उसके बाद उस गन्ने से मोलासेस बने, शीरा बना, शुगर बनी, उसके बाद उसमें से एथेनॉल बना लिया, पेट्रोल के साथ उसको ब्लेंड करा, ताकि पेट्रोल जैसे मान लो पहले इंडिया 100% पेट्रोल इंपोर्ट करता था, अब ये जो नेचुरल बायो बायो प्रोडक्ट है एथेनॉल, है ना, बायो प्रोडक्ट है ना, हम फसल जो है उससे, उसके बायो प्रोडक्ट से बना लेते हैं एथेनॉल। तो पहले तो हम मेज, कॉर्न, इन सब से बना लेते हैं, तो अब इसको बनाने के लिए इतना पानी यूज कर रहे हैं हम। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। द ऑथर इज सेइंग कि हम कंजर्वेशन नहीं करते, इसकी मेन प्रॉब्लम है। नाउ मूविंग एट, ये आप लास्ट वाला खुद आप पढ़ लेना इसको, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। द नेक्स्ट इज एड्रेसिंग इंडियाज इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क। तो आजकल देख रहे हो आप, दिल्ली में आग लग गई, घर को क्यों लग गई पता है? तो इसका भी एडिटोरियल पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है, तो ये आप पढ़ लेना इसको, मैं बस आपको क्रक्स बता रहा हूँ। क्रक्स ये है कि आजकल गर्मी इतनी हो गई है क्लाइमेट चेंज के कारण, कि हर घर में एसी 10-10, 5-5, 6-6, 7-7 एसी हैं। अब पहले घरों में जो वायरिंग होती थी, तारें, वो छोटे से लोड के लिए डाली जाती थी, पतली पतली तारें थी, कि एक पंखा थोड़े से चल जाए, लाइट चल जाए, कूलर चल जाए, बस। तो वायरिंग पहले पतली थी, मोटी वायरिंग नहीं थी कि इतना लोड उठा सके। पर क्योंकि धीरे धीरे इतना ज्यादा लोड डाल दिया, इतने ज्यादा एसी लगवा लिए, कि वो वायरिंग पुरानी है, और वायरिंग पुरानी होने की वजह से इतना लोड जब डलता है,
तो सारी की सारी वायरिंग में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, एसी में आग लगी, पूरे घर को आग लग गई और 9 लोग मर गए थे दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शॉकिंग आपको यहाँ पर आपको मैं डेटा दिखा सकता हूँ। हाँ, तो मई 3 को यहाँ पर 5 फायर ब्रोक आउट इन 4 स्टोरी बिल्डिंग, काफी लोग मर गए, 9 पीपल दे वर किल्ड। उसके बाद अगर आप डेटा देखेंगे ना, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड। दिल्ली फायर सर्विस कहती है कि 80% आग दिल्ली में जो लग रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लग रही है। वेस्टेज यूज करे इतनी ज्यादा, आप लोड उसके ऊपर डल रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। देन मुंबई फायर ब्रिगेड कहती है कि 26,000 फायर इंसिडेंट्स हुए, वो सारे इलेक्ट्रिकल कॉजेज हैं उसके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहती है कि लगभग 7600 फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए, इतने ज्यादा। तो इसके लिए जो है आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी बढ़ रही है, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इतना जो है पीक लोड हो गया था कि इलेक्ट्रिसिटी लोड इतना ज्यादा बढ़ गया, 50 गीगावाट, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि इंडिया में 2025 में 15 बिलियन लगभग एयर कंडीशनर थे, 2030 में ये 240 बिलियन पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, to grow from 93 billion in 2024 to 240 billion by 2030 total number of ACs installed। तो दिस इज द मेन रीजन। एयर कंडीशनर जो है इलेक्ट्रिकल रिस्क जो है इन वन अप्लायंस, दे आर द 8 to 6 टाइम हायर देन द इलेक्ट्रिसिटी यूज ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम। तो जब ये स्टार्ट होता है ना, एकदम से इसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो 6 to 8 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो दीज आर द मेन रीजन। ये आप पढ़ सकते हैं, हमारे एग्जाम के लिए इतने काम का नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद ये पूरे न्यूज़पेपर के अंदर इंडिया ओमान एफटीए साइन हुआ ओमान के साथ। तो ये मैंने आपके साथ ओमान का एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आज के हम लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट कर सकते बिकॉज टाइम काफ़ी इसमें हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर कोई ज़्यादा न्यूज़ वर्ल्ड वाली न्यूज़ में है नहीं इतनी। ठीक है जी, ईरान जो है सेज यूएस मस्ट एक्सेप्ट पीस प्लान फॉर और फेस फेलियर। तो ईरान कहता है कि यूएस को पीस प्लान एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये उसको फेलियर फेस करना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि नहीं तो मैं जो यूरेनियम है 90% तक एनरिच कर दूंगा और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा। So this is all about today's newspaper. So the main sad news is that नीट का पेपर जो लीक हुआ उसके काफ़ी बच्चों की होप्स, काफ़ी बच्चों के लिए जो है वो, जो उनकी रात रात की मेहनत, जो मेहनत करता है उसको पता होता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, आई थिंक इट हैज़ बिकम नेवर ट्रस्ट अगेन एजेंसी, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture। See you tomorrow।